प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल परीक्षांजलि पर। आशा है आप सभी को हमारे चैनल से बहुत फ़ायदा होता होगा। हम आपके लिए रेमेडियल जो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका उसके उत्तर लेकर चरण बाई चरण लेकर आ रहे हैं अलग अलग विषयों के, जिसमें हमने 9वीं के भी कई विषयों के अपलोड कर दिए हैं, 10वीं के भी अपलोड कर दिए हैं। आज इसी कड़ी में जो है हम कक्षा 10वीं का विज्ञान विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका के सभी उत्तर जो है आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध कराए जाने वाले हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि सभी को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। इन सभी प्रश्नों को छांट करके सरकार द्वारा जारी किया गया है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको लिखना भी है और साथ ही साथ याद भी करना है। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के लिए ये पुस्तक जारी की गई है, विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। इसके उत्तर हम आपको आसानी से उपलब्ध करवा रहे हैं। अलग अलग पार्ट, जिसमें पहला पार्ट यहाँ दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके उत्तर देखेंगे हम सबसे पहले। अन्य सामाजिक विज्ञान के अपलोड कर चुके हैं हम पहले ही, आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ एक मैराथन वीडियो जो है उसमें सभी पाठों को एक साथ में समाहित किया गया है उत्तरों को, वो भी ज़रूर देखें। 9वीं के सभी अपलोड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पहला पार्ट जो है उसका उत्तर देख लीजिए। सही विकल्प चुन करके लिखिए, पहला दे रखा है इसमें, तो इसको आपको एलपीजी का दहन ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसमें उष्माशोषी अभिक्रिया वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बर्फ़ का पिघलना स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक, ब वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं तो विकृत गंधिता, स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 6 में विस्थापन अभिक्रिया, द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 3 भाग, इसमें अम्लराज आपको सही करना है 7वें में। 8वें में हो जाएगा उष्माक्षेपी। आगे बढ़ते हैं तो यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में, तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 9वें में। आगे देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें वे अभिक्रियाएँ जिनमें उष्मा निकलती है अभिक्रियाएँ कहलाती है। इन सभी के उत्तर जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। पहला वाला उत्तर जो है वो यहाँ उष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरे में आयनिक, तीसरे में रासायनिक समीकरण, चौथे में संक्षारण, 5वें में वियोजन FeCl2 और विस्थापन N2, फिर CaCO3 अघुलनशील 9वें में, 10वें में, 11वें में MgO, 12वें में H2, 13वें में समीकरण, 14वें में CaO व CaOH, 15वें में Cu और CO। इस प्रकार से खाली स्थान लिखना है। उसके बाद देखते हैं सत्य असत्य। नहीं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उस गैस का नाम जो पाप धोने से चलती है, हाइड्रोजन H2 लिखेंगे। दूसरे वाले में अपचयन क्रिया लिखेंगे, सिल्वर क्लोराइड का अपचयन हो जाता है ऑक्सीकरण। तीसरे में, चौथे में ये अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखना है, द्विविस्थापन। उस गैस का नाम जो पाप धोने से जलती है, माचिस की तिल्ली को भड़का देती है, H2। फिर इसमें लिखना है विकृत गंधिता। 7वें में लिखना है लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। 8वें में जो है वो संतुलित समीकरण, 9वें में रासायनिक समीकरण, 10वें में संयोजन अभिक्रिया, 11वें में जंग से बचाने के लिए, 12वें में ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है। उष्माशोषी मतलब ऐसी अभिक्रिया जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है। इस प्रकार से लिख लेना आपको। फिर बढ़ते हैं सत्य असत्य की ओर, जिसमें आपको दे रखा है ये हो जाएगा असत्य, ये भी हो जाएगा असत्य। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये तीसरा हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। चौथा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। 5वां जो है वो सत्य हो जाएगा। 6ठा जो है वो भी सत्य हो जाएगा। 7वां जो है वो भी सत्य हो जाएगा। 8वां ये भी सत्य हो जाएगा, सत्य करना है। 9वें को भी सत्य करना है। आगे बढ़ते हैं तो 10वां भी जो है वो सत्य हो जाएगा। 11वां सत्य है, 12वां भी सत्य है, 13वां सत्य है और 14 नंबर भी जो है वो सत्य। इस प्रकार से सत्य सत्य आपको कर लेना है सभी। आगे देखते हैं, जिसमें जोड़ी बनाई है अब दे रखी है उष्मा के द्वारा अपघटन, तो ये इसको स से मिलाना है। उसमें अपक्षयन,
प्रकाश के द्वारा अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, विद्युत के द्वारा अपघटन जो है वो विद्युत अपघटन, उष्मा का अवशोषण जो है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, और उष्मा का उत्पन्न होना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इस प्रकार से मिला लेना सही जोड़ी। 2 अंक के प्रश्न दे रखे। वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन क्यों साफ किया जाता है? ये भी अधिकतर प्रश्न जो है सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद करना है इनको। आगे शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। फिर तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित क्यों किया जाता है? आप सभी से निवेदन है कि अपने साथी दोस्तों को जरूर शेयर करें, और आप आराम से इन प्रश्नों को लिखें, वीडियो को रोक करके लिखें, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसलिए आप रोक करके आराम से वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। अगर अक्षर आपको साफ नहीं दिखाई देते हों तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं सेटिंग में जा कर के, जिसमें आपको अच्छे से साफ अक्षर दिखाई देंगे। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। फिर सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों लगाया जाता है? दवा की बोतल अधिकांश रंगीन क्यों होती है? फिर क्या होता है जब जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के ब्लेंड में डालते हैं? एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोलिक अम्ल में डाला जाता है। फिर सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है। क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है? उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। फिर देखते हैं जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला, आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से क्यों भरते हैं? स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों को इससे बचने हेतु कौन सी क्रिया अपनाई जाती है? सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, आप सभी को याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप मेरिट में आ सकते हैं। अगर इन सभी को याद कर ले तो आप सभी छोटे छोटे प्रश्न तो आप सभी याद करना ही है। अब 4 अंक के प्रश्न दे रखे हैं। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तन कर संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये रासायनिक समीकरण लिखना है, उत्तर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन तथा कौन सा रासायनिक परिवर्तन है बताना है। तो यहाँ पर दिए हुए पेट्रोल का वाष्पीकरण जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, एलपीजी का दहन जो है वो रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन हो गया, किसी लोहे की छड़ को रक्त तप्त करना भौतिक परिवर्तन हो गया। फिर ऊष्माक्षेपी और कौन ऊष्माक्षेपी है? ऊष्माशोषी है तो फेरस सल्फेट का अपघटन ऊष्माक्षेपी है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माक्षेपी, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऊष्माक्षेपी, अमोनियम क्लोराइड जो है वो ऊष्माशोषी। तो आगे जो है वो समीकरण को संतुलित करना है, यहाँ संतुलित करके लिखे गए संतुलित समीकरण उत्तर में सभी जो है संतुलित समीकरण यहाँ पर लिखे गए हैं। ये चारों के बारे में लिखा गया है। फिर निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी, पहला लिखा हुआ है, दूसरा भी लिखा हुआ, तीसरा लिखा हुआ, चौथा हुआ, सभी चारों के जो है वो संतुलित समीकरण उत्तर लिखे हुए हैं। आराम से आप रोक करके लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ दे रखा संयोजन अभिक्रिया को वियोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो फिर आगे दे रखा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। यहाँ दे रखा है ये रासायनिक अभिकरण इस प्रकार से लिख लीजिए आप सभी। आगे दे रखा है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तन कर उन्हें संतुलित कीजिए। यहाँ पर संतुलित किए हुए लिखे हैं संतुलित समीकरण। परीक्षा में निश्चित रूप से एक प्रश्न आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में दे रखे हैं, जहाँ पे आपको पहले में खाने का सोडा करना है, दूसरे वाले में 7 से कम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे में अम्लराज हो जाएगा, चौथे में लाइम जूस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो 5वां देखें तो टार्ट्रिक अम्ल, छठे में जो है एंटासिड वाला ऑप्शन, 7वें में एक्सेलिक अम्ल, टमाटर में अम्ल, 8वां का जो है वो वाला ऑप्शन से हो जाएगा, खट्टा स्वाद, नीले लिटमस को लाल कर दें। पीएच स्केल की परास से 0 से 14 वाला ऑप्शन से हो जाएगा। फिर चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो वाला ऑप्शन से हो जाएगा मेथेनाइक अम्ल। 11वें का जो है वो बेकिंग सोडा, 12वें में जो है एसिटिक अम्ल, वाला ऑप्शन से हो जाएगा। अगला इसके रिक्त स्थान देखें तो यहाँ पर कुल 14 रिक्त स्थान दे रखे हैं, जिसमें इन सभी के उत्तर आपको यहाँ लाइन से मिल जाएंगे। पहले का जो है मेथेनाइक अम्ल, दूसरे में सोडियम कार्बोनेट,
तीसरे में 5.6 से कम। फिर जो है वो बेकिंग सोडा, खनिज या प्रबल, छठे में जो है प्राकृतिक सूचक, सातवें में गंधीय सूचक सारंशन, क्रिस्टलन, 11वें में 7, 12वें में CO2, 13वें में उदासीनीकरण और 14वें में जो है कृत्रिम। आगे देखते हैं सही जोड़ी। तो यहाँ पर खट्टा दूध और दही जो है वो लैक्टिक अम्ल, अवल ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चींटी के डंक में जो है मेथेनाइक अम्ल होता है और नींबू के रस का pH मान जो है 7 से कम, डबल ऑप्शन से हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड Bl का pH जो है वो 7 से अधिक हो जाएगा। और क्षारक जो है वो जल में घुलनशील। इस प्रकार से सही जोड़ी बनाना है। आगे देखते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ दे रखा है अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। बुझे हुए चूने का क्लोरीन अभिक्रिया बनने से पदार्थ का नाम जो है वो CaOL, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, व्यंजक चूर्ण कहा जाता है। जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं? तो हाइड्रोक्सिल आयन। लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे होती है? अम्ल नीले इसको लाल कर देते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। उदासीनीकरण क्या कहते हैं? ये भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। CaOL का प्रचलित नाम व्यंजक चूर्ण कहा जाता है, याद रखना है। फिर इस प्रकार से बेकिंग सोडा का एक उपयोग लिखिए, तो खाने में उपयोग किया जाता है इसको। pH स्केल किसे कहते हैं? उसके बाद धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, सोडियम कार्बोनेट NO2CO3। और इधर चींटी व नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। आगे इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है, आराम से आप लिख लीजिए रोक करके। उसके बाद में यहाँ पर दे रखे हैं सत्य असत्य, जिसमें आपको पहला सत्य करना है, दूसरा सत्य करना है, तीसरा अगर देखें तो ये तीसरा वाला भी सत्य हो जाएगा, आगे चौथा भी सत्य हो जाएगा। pH स्केल की परास 0 से 14 होती है, पाँचवा सत्य हो जाएगा, छठा सत्य है। सभी सत्य विद्यार्थी हैं, यहाँ पर एक भी असत्य नहीं है, इसलिए आपको सभी को सत्य कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 2 अंक के प्रश्न दे रखे हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा? याद रखना है आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? समीकरण सहित लिखिए। फिर उदासीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड का बुझा हुआ चूना या चाक का उपयोग करेगा? क्षारक किन्हें कहते हैं? अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हैं? ये भी आता है प्रश्न। क्रिस्टलन जल क्या होता है? फिर 3 अंक के प्रश्न अगर देखते हैं तो केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। यदि आपकी माता जी केक बनाने के बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर ये प्रश्न भी आपको आ सकता है इस बार। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करते हैं? तो प्रायः जो वो हाइड्रोजन H2 गैस निकलती है। सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लेना, अपने साथी दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर करें और सभी प्रश्नों को याद करें ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। बेकिंग पाउडर और धावन सोडा गर्म करके कैसे अंतर करेंगे? क्लोर क्षार अभिक्रिया से क्या समझते हैं? उसके बाद बेकिंग सोडा बनाने की विधि उपयोग लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धोने का सोडा बनाने की विधि लिखिए। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? उदाहरण से ही समझाइए, इसको भी आपको अच्छे से समझ करके याद करना है। 4 अंक का प्रश्न है। फिर दे रखा है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ पर यह शब्द समीकरण दिए हुए हैं और संतुलित समीकरण भी दिया हुआ है, दोनों इस प्रकार से देख लीजिए, आराम से रोक करके आप लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखिए, ये भी याद करना है आपको। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद तो सभी करना है, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सभी को याद हो जाए आपको, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रश्न अंक मिल सकें। अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। अधिकतर हमेशा के लिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, अम्ल क्षार अंतर। फिर
फिर अगला बढ़ते हैं अध्याय 3 धातु एवं अधातु, जिसमें सही विकल्प पहला दे रखा है निम्नलिखित में कौन सा गुण पाया धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया, तो चमकहीनता वाला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे में जो है वो सिल्वर ऑक्साइड सही हो जाएगा। तीसरा देखें अगर निम्नलिखित में कौन सी धातु चमक होती है, तो ये आयोडीन हो जाएगा, द वाला ऑप्शन। फिर देखते हैं कौन सी धातु बेकर में ऑक्साइड बनाती है, ये एल्यूमिनियम हो जाएगा। फिर पाँचवें में अमलगम हो जाएगा, और छठे में ब्रोमीन हो जाएगा। सातवें में जो है वो हाइड्रोजन हो जाएगा। इस प्रकार से सभी उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की ओर, जिसमें 12 रिक्त स्थान दिए हुए हैं। सभी के उत्तर जो है वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। मिश्रा तो नहीं लिखना है, यहाँ पर मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु लिखना है आपको, मिश्र धातु लिखना है। ध हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत हो, इसको हम सही करेंगे। मिश्र धातु लिखना है यहाँ पर इसकी जगह आपको। फिर पहले में मिश्र धातु, फिर सक्रियता श्रेणी तन्यता, फिर यहाँ पर भी ये मिश्र धातु, ये गलत हो गया थोड़ा सा, मिश्र धातु लिखा है, मिश्र धातु लिखना है आपको। फिर वही धर्मी एयु, सातवें में, आठवें में एजी, नौवें में ध्वनिक, छठे में गेंग, 10वें में गेंग, 11वें में कुचालक, और 12वें में जो है वो सुचालक लिखना है विद्यार्थियों। आगे देखते हैं जोड़ी मिलाई है, जिसमें पहला दे रखा है सभी धातुएं जो है वो विद्युत चालक होती है। द्रव धातु ब्रोमीन और सोडियम जो है वो मिट्टी का तेल, केरोसिन, और कार्बन धातु जो है अपरूपता। इस प्रकार से जोड़ी मिला लेनी है। फिर देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जहाँ पर ये आपको सभी उत्तर दिए गए। सोडियम पोटेशियम मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। तीसरे में दे रखा पारा व चांदी का मिश्रण। चौथे में दे रखा 3HCl। पांचवें में संधारण से बचाने के लिए जैसे लोपन, KU आयनिक बंध, AUAG आघात वर्धनीयता, जमीन में से खोद कर निकाले गए पदार्थों को खनिज कहते हैं। ये जो है 12वें का उत्तर है। इस प्रकार से सभी उत्तर लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं कि टोटल यहाँ पर तीसरा, चौथा, दूसरा और चौथा गलत है, बाकी सभी यहाँ पर आपको सत्य मिलेंगे विद्यार्थियों। पहला सत्य मिलेगा, दूसरा असत्य मिलेगा, तीसरा सत्य मिलेगा, चौथा यहाँ पर असत्य मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको सत्य है, ये भी 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 सत्य है। 11वां वाला ये भी सत्य है, 12वां भी सत्य है, 13वां भी आपको सत्य है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। और 14 नंबर ये भी सत्य है, और 15वां नंबर का ये भी सत्य है। 2 अंक के प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पर। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड को उदाहरण दीजिए, कारण लिखिए। यहाँ पर लिखा हुआ 2 प्रश्न। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। फिर आपने तांबा के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? आ सकता है ये प्रश्न भी। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातु ऑक्साइड बनाती है, समीकरण दीजिए। यह समीकरण बना हुआ है। उसके बाद ध्वनिक सोनोरस किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अपर रूप क्या है, ये प्रश्न भी अधिकतर आता है परीक्षा में। आयनिक यौगिकों के 3 गुण लिखिए, सब महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फिर सक्रियता श्रेणी क्या है, धातुओं के सापेक्ष अभिक्रिया है, सबसे कम अभिक्रियाशील। फिर है धातुओं के प्रमुख भौतिक गुणधर्म लिखिए। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और धातुओं में 4 अंतर भेद लिखना है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको पूरा याद करना है। भौतिक गुणधर्म के आधार पर भी धातु और धातु में अंतर होना चाहिए। 4 विभेद दिए हुए यहाँ पर। जगह कम हो तो आप जो है वो अपनी फिर कापी में भी लिख सकते हैं इनके उत्तरों को, बड़े उत्तरों को। आगे देखते हैं, इसका अध्याय 4 है कार्बन एवं इसके यौगिक, जिसमें सही विकल्प चुन करके लिखिए। दे रखा है वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित तत्वों की उपस्थिति है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के एक अणु में है, तो इसका उत्तर जो है विद्यार्थियों केवल एकल बंध वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भंग मिस्टर क्लोरीन एक अपर रूप है,
तो ये किसका है, तो ये कार्बन का, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा वाला देखते हैं, अगर इसमें उत्प्रेरक प्लेटिनम निकल के उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वसा बनाते हैं, यह उदाहरण है, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है, तो ये ब्यूटेनॉल सही हो जाएगा इसका उत्तर। अगला साबुन के अणुओं में होता है, तो जलरागी सिर एवं जल विरागी पूंछ। क्लोरीन कमरे में ताप पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करती है सौर प्रकाश की उपस्थिति में। फिर पेटेन का आणविक सूत्र जो है वो पेंटेन का 16 सहयोजी बंध। फिर सिरका 1 बिलियन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 से 8% एसिटिक अम्ल का जल में। निम्न में से कौन सजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, C4H8। फिर 11वां अगर देखते हैं, तो इसमें जो है ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नियान। फिर हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होता है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, CO2 H+H2O। इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो एसिटिलीन। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही, तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है, नहीं जल रहा है। समावयवी के यौगिकों के लिए कौन सा कथन सही है, तो ये अ वाला ऑप्शन सही है, उनके यौगिकों के गुण में अंतर। कार्बन में परमाणु की संख्या जो है वो 6 है, ए वाला ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके रिक्त स्थानों की ओर। पहला, दूसरा, 14 सभी रिक्त स्थान जो है वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। 4 कार्बन, एथिलिक एल्कोहल, इथेनॉल, कार्बनिक एसिटिक अम्ल, एथेनाइक अम्ल, सहसंयोजी, विषम परमाणु, ऑक्सीकारक, टिंचर, अपमार्जक, हाइड्रोकार्बन, साबुनीकरण, प्रोपेनॉल, एस्टरीकरण और किण्वन। इस प्रकार से सभी आपको खाली स्थान में लिख लेना है। आगे इसके जो है वो सत्य दिए हुए हैं। यहाँ पर ये सत्य है, फिर यह सत्य हो गया, यहाँ पर यह सत्य हो गया, यह सत्य हो गया, फिर ये सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। 8वां वाला सत्य हो जाएगा, यहाँ पर 9वां फिर सत्य हो जाएगा, 10वां भी सत्य हो जाएगा, 11वां भी सत्य हो जाएगा, 12वां भी सत्य है, 13वां नंबर ये भी सत्य है, 14वां का ये भी सत्य है और 15वां का ये भी सत्य। केवल दूसरा और चौथा सत्य है, बाकी सभी सत्य है विद्यार्थियों। उसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चौथा वाला है दे रखा है, तो ये सभी के उत्तर ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। मेथेन, एथेन, मेथेन, एथेन, एथाइन। फिर C-C कार्बन, कार्बन के बीच एकल बंध वाले यौगिक समान क्रियात्मक समूह वाली श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। कोयला व पेट्रोलियम। फिर 7वें में H2+Cl2 2HCl। 8वें में लिखना स्वाद में खट्टे होते हैं। 9वें का हाइड्रोजनीकरण। 10वें का CO। फिर 12वां हीरा व ग्रेफाइट लिखना है, कार्बन के 2 अपर रूप के नाम। इस प्रकार से सभी उत्तर दे रखे हैं। फिर 2 अंक के प्रश्न संयोजी आबंध किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ये भी विषम परमाणु क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी याद करना है आपको। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में आ सकते हैं। ये सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। किण्वन से आप क्या समझते हैं, साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं। फिर दे रखा है कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। फिर कठोर जल को साबुन से उपचारित करने के झाग का निर्माण कीजिए, ऑक्सीकारक क्या है। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। फिर संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये भी याद कर लेना है। एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। फिर समावयवी एवं समावयवता से क्या समझते हैं। फिर क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, 4 विभिन्न उदाहरण दिए यहाँ पर दे रखे हैं। फिर हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिकरण अनुप्रयोग लिखिए और इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर साबुन की सफाई प्रक्रिया समझाइए। दूसरा प्रश्न दे रखा है, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम लिखिए, सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए, यहाँ दे रखे हैं। इस प्रकार से आपको लिख लेना है, मीथेन, एथेन, एथिन और एथाइन। फिर हीरा एवं ग्रेफाइट के उपयोग और अंतर लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर परीक्षा में आता है। हीरा ग्रेफाइट के उपयोग और अंतर निश्चित रूप से आ सकता है परीक्षा में। फिर संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, इथेनॉल और एथेनाइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म या अंतर लिखिए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। इस प्रकार से ये पाठ भी पूरा होता है। अब जो है वो आता है वो अध्याय 5 जैव प्रक्रम।
जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं। वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तन किया जाता है तो लाइपेज सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर श्वसन है तो ये उपचयन है। फिर आगे देखते हैं तीसरा, यदि लार में एमाइजेट का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी, तो इसमें स्टार्च का शुगर में विघटन होगा। फिर अमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा की निम्न में किसके द्वारा की जाती है, तो ये म्यूकस द्वारा की जाती है। फिर भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है, तो ये क्षुद्रांत। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन तंत्र हो जाता है, क्षुद्रांत आएगा, इसका भी उत्तर द वाला ऑप्शन। फिर चावल के पानी में कुछ बूंद आयोडीन विलयन की डाली जाए तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इसमें प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में उपस्थित है, क्या उपस्थित है, तो स्टार्च उपस्थित है। हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने की क्रिया कौन रोकता है, तो हृदय में जो वाल्व है वो रोकता है। फिर नर्वे का अगर देखें तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है, या निम्न के परिणाम स्वरूप होता है, तो ये होता है पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी। फिर ये खाली स्थान दे रखे हैं, इसमें सभी उत्तर दे रखे हैं। पहले लिखना माइटोकॉन्ड्रिया, फिर वायवीय श्वसन, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में घुली हुई। पाँचों में लिखना है। छठे में कुपिका, सातवें में हीमोग्लोबिन, आठवें में 3, नौवें में धमनी, 10वें में सिराओं, 11वें में प्लेटलेट्स, 12वें में जाइलम और 13वें में फ्लोएम लिखना है। इस प्रकार से सभी रिक्त स्थानों के उत्तर हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी जिसमें दे रखा है पित्तरस, इसको 10 से मिलाएंगे। पित्ताशय, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन, और तीसरे में रक्त जो है यूरिया का निर्माण, और चौथा लाइपेज जो है वो वसा, और इंसुलिन जो है वो अग्नाशय। इस प्रकार से मिलाना है। आगे देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर दे रखे हैं प्रोटीन किस अम्ल में अवशेष होता है, अमीनो अम्ल कोशिका का उजागर माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड चौथे में लिखना है। पाँचवें में जो है माइलेज लिखना है। छठे में बड़ी आंत लिखना है। बड़ी आंत में अमाशय जो ऊर्जा मुद्रा का नाम की एटीपी, क्लोरोफिल आखिर में लिखना है आपको। सत्य असत्य अगर देखते हैं तो यहाँ पर पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य हो जाएगा, चौथा असत्य है, और पांचवा जो है वो फिर सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सत्य सत्य लिख लेना है। अगला प्रश्न देखा, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जाइलम एवं फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद करना आपको। लिख लीजिए सभी। तो पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है। फिर वसा के पाइसीकरण का क्या महत्व है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है। फिर स्वयं पोषण एवं विषम पोषी में क्या अंतर है। समपोषी भी आ सकता है इसमें, स्वयं पोषण की जगह समपोषी। फिर जल से बाहर निकलने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है, ये भी पूछ सकते हैं। मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है। पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रकार से आप सभी लिख लीजिए। फिर है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है तथा एंजाइम की क्या कार्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, अम्ल की भूमिका और एंजाइम के कार्य। फिर एक गमले में लगे स्वस्थ पौधों की पत्तियों को वैसलीन का लेप कर दिया जाता है, यह पौधा लंबे समय तक स्वस्थ बना रहेगा क्या, ये बताना है आपको। फिर प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित लिखिए। अगला दे रखा उत्सर्जन का महत्व। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों सभी याद करने का पूरा प्रयास करें। अभी समय ही आपके पास, अच्छे से याद करें, अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे निश्चित रूप से। फिर सभी पौधे दिन के प्रकाश में ऑक्सीजन एवं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है। फिर स्तनधारियों में 4 प्रकोष्ठ हृदय होने के क्या फायदे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर इस प्रकार से सभी उत्तर जो है आपको लिख लेना है। धमनियों की तुलना में सिराओं की में पतली दीवारें क्यों होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर वक्काणु की रचना एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, ये भी पूरा प्रश्न आप कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर ये जो है झूम करके आपको बता दिया गया। इस चित्र को आपको किस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन से, इन घटकों के क्या कार्य हैं, दे रखे हैं यहाँ पर। फिर आगे वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में मुख्य अंतर लिखिए। फिर मनुष्य में हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन एवं वसा का पाचन कैसे होता है, वर्णन कीजिए। सब महत्वपूर्ण प्रश्न है।
लिख लीजिए सभी, और आपको याद करना है निश्चित रूप से। 4 नंबर आपको मिलेंगे इसमें। अमीबा आप अपना पोषण कैसे प्राप्त करता, चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। अमीबा के पोषण के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको चित्र भी बनाना है। फिर धमनी एवं शिरा में अंतर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर परीक्षा में आता ही है। धमनी और शिरा में अंतर अच्छे से आपको याद कर लेना है पूरा प्रश्न। फिर स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाइए, यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से पूरा बना लीजिए। हरित लवक, द्वार कोशिकाएं, रंध्र, छिद्र। फिर मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। ये मानव पाचन तंत्र का आपको चित्र बनाते आना चाहिए। इसको भी हम झूम करके आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। जिह्वा, मुखद्वार, ग्रसिका, डायफ्राम, पित्ताशय, पित्त नली, यकृत, अग्नाशय, परिसेविका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, गुदा द्वार, सब कुछ बना हुआ है। आप अच्छे से आपको बनाते आना चाहिए। 4 नंबर का प्रश्न आता है। फिर आगे देखते हैं ग्लूकोज एवं खंडन के विभिन्न पथों का रेखांकित चित्र बनाओ। इस प्रकार से यहाँ पर अलग वो पूरा पथ बनाया हुआ है। आगे मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, दे रखा है यहाँ पर, अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। महाधमनी, फुफ्फुस, धमनियाँ, फुफ्फुस, शिराएँ, बाया आलिंद, बाया निलय, सब कुछ दे रखा है, बताया हुआ कहाँ से कहा जा रहा है। मानव हृदय का व्यवस्थापक का दृश्य। फिर मानव वृक्काणु का नामांकित चित्र बनाए थे, यहाँ पर दिया हुआ है। अभी हमने ऊपर भी देखा है इसको, एक वृक्काणु की रचना। इस प्रकार से आपको बना लेना। फिर अगला प्रश्न दे रखा, मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। इसको भी आपको याद कर लेना प्रश्न को, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो ये पार्ट जो है यहाँ पर पूरा होता है। अब अगले पार्ट को हम देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं इसका अध्याय 6, नियंत्रण एवं समन्वय, जिसके प्रश्न उत्तर, जिसमें पहला दे रखा है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। जंतु में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको तंत्रिका, तंत्र और पेशिका उत्तर, ये दोनों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सब वाला हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, इसमें द वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। फिर 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, ऑप्शन में दे रखे हैं, इसमें ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो ये साइटोकाइनिन, द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो ये अ वाला ऑप्शन हो जाएगा, इंसुलिन। फिर मनुष्य के में पर्यावरण से सभी सूचनाओं के संवेदन ग्रहण के ग्राही अंग है, तो ये उपरोक्त सभी द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर मस्तिष्क के मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, ये अग्र मस्तिष्क है। फिर भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है, ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपको अग्र मस्तिष्क में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं है, ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपको स वाला उत्तर सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत या का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित घटित होता है, ऑप्शन दे रखे हैं, ब, स, द, तो विद्यार्थी ब वाला ऑप्शन एक्शन सही हो जाएगा। अगला 12वां दे रखा है, पर्यावरण से सभी सूचनाओं के संवेदन ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग होते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपका द वाला उत्तर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और 13वें में जो है, मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है, तो वो जो है वो विद्यार्थियों अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ये फिर मस्तिष्क प्रतिरूपी चाप का निर्माण होता है, तो अ वाला ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा, मेरुरज्जु। आगे देखते हैं, तो निम्नलिखित में इसकी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो ये जो है वो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये गलत हो जाएगी यहाँ पर थोड़ा सा। पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। फिर पौधों में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तने के अग्रभाग में। फिर पौधों में साइटोकाइनिन प्रेरित करता है, तो ये जो है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन को। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को कहते हैं, हार्मोन जो है सीधे रक्त में आते हैं, अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वें में देखें तो एड्रीनेलिन हार्मोन के स्राव से निम्नलिखित परिणाम होते हैं, ऑप्शन दे रखें, इसमें उपरोक्त सभी वाला उत्तर सही हो जाएगा, द वाला। फिर
एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव होता है, तो ये एड्रिनल ग्रंथि से होता है। अव्वल ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें इतने रिक्त स्थान दे रखे हैं 1 से 9 तक, जिसमें सभी उत्तर आपको यहाँ में मिलेंगे। परिधीय तंत्र, न्यूरॉन, मेरु रज्जु, अग्र मस्तिष्क, रेस्टिवेशन, और फिर इधर प्रकाशानुवर्तन, एब्सिनिक अम्ल, बौनापन, रसायनानुवर्तन। इस प्रकार से खाली स्थान सभी हो जाएंगे। आगे देखते हैं, सही जोड़ी मिलाइए, जिसमें आपको पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो यस मस्तिष्क व मेरुरज्जु हो जाएगा। उसके बाद में परिधीय तंत्र जो है वो कपाल, तंत्रिका व मेरुरज्जु हो जाएगा। फिर 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान जो है वो तीसरे का फ हो जाएगा। और मास्टर ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि चौथे का ल वाला ऑप्शन हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। फिर थायरॉक्सिन का संश्लेषण जो है वो द वाला ऑप्शन हो जाएगा, आयोडीन। इधर रखा है मादा हार्मोन जो है वो सवाल ऑप्शन हो जाएगा, एस्ट्रोजन। इसके बाद में हार्मोन्स का स्त्रवण 7वें का हो जाएगा, ब। अंतस्त्रावी ग्रंथि, बौनापन 8वें का हो जाएगा, अ। और सूरजमुखी की गति जो है वो ई वाला ऑप्शन से हो जाएगा, प्रकाशानुवर्तन। इस प्रकार से सही जोड़ी हो जाएगी। आगे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए जहाँ पर दे रखा है मस्तिष्क, मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्र बनाया देते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दे रखा है। दूसरे का मध्य मस्तिष्क लिखना, तीसरे में संवेदी तंत्रिका कोशिका, चौथे में मेडुला ऑब्लोंगेटा, 5वें में जो है वो इंसुलिन लिखना है, 6ठे में घेंगा, 7वें में इंसुलिन, 8वें में अनुमस्तिष्क, 9वें में टेस्टोस्टेरॉन और 10वें में पिट्यूटरी। इस प्रकार से सही हो जाएगा। अब देखते हैं सत्य असत्य, जिसमें जो है वो पहला यहाँ पर आपको दे रखा है सत्य है, दूसरा जो है वो असत्य हो जाएगा विद्यार्थियों, तीसरा भी असत्य हो जाएगा और चौथा भी असत्य है इसमें, लेकिन 5वां जो है वो सत्य है और 6ठा फिर असत्य है। इस प्रकार से सत्य असत्य आपको लिख लेना है। आगे देखते हैं, 2 अंक के प्रश्न दे रखे हैं, हार्मोन्स को स्पष्ट कीजिए। फिर दे रखा है तंत्रिका तंत्र को स्पष्ट कीजिए, मस्तिष्क क्या होता है, सुषुम्ना और मेरुरज्जु को स्पष्ट कीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और सुषुम्ना या मेरुरज्जु के 2 प्रमुख कार्य, ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्यावर्ती क्रिया किसे कहते हैं, न्यूरॉन किसे कहते हैं, न्यूरॉन याद कर लेना आपको, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर आगे देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, जलानुवर्तन से आप क्या समझते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। आगे देखते हैं, 3 अंक के प्रश्न दे रहे हैं, क्या होगा जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद करके रखना है। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया, उनके नाम लिखिए। फिर छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की प्रति अवरोह की गति को किस प्रकार भिन्न है। आगे दे रखा है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, जब एड्रीनेलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से सभी उत्तर आपको लिख लेना है। और फिर प्रश्न दे रखा, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए न्यूरॉन का, ये आपको चित्र आपको आना चाहिए, देख लीजिए। यहाँ पर आपको झूम करके बता देते हैं थोड़ा सा। केंद्रक, कोशिकाकाय, द्रुमिका, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका का अंतिम सिरा, इस प्रकार से आपको बनाते आना चाहिए। आगे देखते हैं, तंत्रिका कोशिका के कार्य लिखिए, तो कार्य दिए हुए तंत्रिका कोशिका के कार्य। निम्न हार्मोन पत्ते के कार्य लिखे, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रीनेलिन, वृद्धि हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरॉन। फिर विभिन्न पादप हार्मोनों के नाम लिखिए तथा उनके पौधों की वृद्धि एवं विकास के कार्य प्रभाव को लिखिए। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन,
FCC का अम्ल और वृद्धिरोधक सभी के बारे में लिखा है। यहाँ पर आपको सभी का लिखना है। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाए। यहाँ पर चित्र बना हुआ है, जूम करके आपको बता देते हैं। अच्छे से आप समझ करके इस चित्र को बनाएं, पता होना चाहिए आपको, ध्यान से देख लीजिए। फिर आगे देखते हैं। मानव शरीर में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाइए थी। यहाँ पर मानव शरीर का चित्र दिया हुआ है। पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि और वृषण। आगे मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाए। मानव मस्तिष्क का चित्र यहाँ पर बना हुआ है, अच्छे से आप देख लीजिए। आपको आना चाहिए, सभी भागों के नाम भी पता होना चाहिए। अग्र मस्तिष्क, स्तर मस्तिष्क, कपाल, खोपड़ी, मध्य मस्तिष्क। फिर हम मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य लिखिए। तो विभिन्न भागों के कार्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं। अब आते हैं अध्याय 7 की ओर। वो पाठ पूरा होता है। अब अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं, जिसमें पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखा है। लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो पहला जो है आपको ब वाला ऑप्शन कर लाना है, ईस्ट। ब वाला ऑप्शन ईस्ट। ईस्ट में दूसरे वाला प्रश्न अगर देखें तो ये शुक्रवाही का स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे में जो है वो परागकण हो जाएगा, द वाला ऑप्शन। चौथा नर युग्मक एवं मादा युग्मक में सहलैंगिक की क्रिया कहलाती है, तो निषेचन कहलाती है, अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अंडक का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, तो वर्तिकाग्र कहलाता है, अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कायिक प्रजनन होता है, ये सभी में कायिक प्रजनन होता है, द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो ये अंड वाहिनी में होता है। पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं। बीजांड निर्माण करता है, ये बीज का निर्माण करता है। फिर खाली स्थान देखते हैं। पहले में स्वपरागकण लिखना है, दूसरे में एक लिंगी लिखना है, तीसरे में परपरागण लिखना है, चौथे में मूलांकुर, पाँचवें में प्रांकुर, छठे में वृषण, सातवें में अंडाशय और आठवें में प्लेसेंटा। इस प्रकार से लिखना है। सही जोड़ी देखें तो कॉपर्टी जो है वो एक गर्भ धारण को रोकने हेतु यूज़ किया जाता है। हाइड्रा जो है वो मुकुलन की प्रक्रिया होती है हाइड्रा में। तो संकोच जो है वो शुक्राणु उत्पादन होता है। प्लेसेंटा मादा में, और टेस्टोस्टेरोन नर जनन हार्मोन। फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सदियों में अपने ही समान रूप जीव को उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो जनन कहलाती है, जनन कहलाती है। फिर दूसरा प्रश्न है, लैंगिक जनन से युग्मक का निर्माण होता है। पौधों में लंबाई की वृद्धि को ऑक्जेनोमीटर यंत्र की सहायता से मापा जाता है। वसन का कार्य शुक्राणुओं को उत्पन्न करना है। मादा में अंडाशय की संख्या जो है वो 2 होती है। मादा मनुष्य में यौनावस्था का प्रारंभ होती है 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच। प्रजनन किसे कहते हैं, तो अपने समान संततियों को उत्पन्न करना, प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण तो बायोफिल्म में कलिकायन। आगे देखें। नर में वृषण की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मादा में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जो है वो ये होता है। हाइड्रा में प्रजनन की किस विधि के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। फिर दे रखा है 2 अंक के प्रश्न, बायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार से होता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद करना है। बायोफिल्म में क्लिकायन विधि द्वारा प्रजनन होता है, बडिंग। इसकी पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं बनती है, ये जो कि कुछ समय पश्चात विकसित होकर जड़ सहित संपूर्ण छोटे छोटे पौधों का निर्माण करती है, नया पौधा बन जाता है। फिर हाइड्रा में अलैंगिक की मुकुलन प्रक्रिया के 3 चरणों से ही क्रम में दर्शाने वाला क्रम यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा सा झूम करके आपको बता देते हैं हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार से होता है। आगे प्लेनेरिया पुनरुद्भवन की प्रक्रिया का चित्र सही समझाइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो समझना है और लिखना भी है। फिर कायिक प्रवर्धन क्या होता है, द्विखंडन
द्विखंडन द्विखंडन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर उस संरचना का नाम लिखिए जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है, उसके कार्य लिखिए। और फिर दे रखा है मादा प्रजनन तंत्र में फैलोपियन नालिकाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लैंगिक जनन में डीएनए की क्या भूमिका है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको याद रखना है। फिर परागण और निषेचन में 3 अंतर लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। परागण और निषेचन में अंतर लिखा हुआ है यहाँ पर, पूरा लिख लेना आपको। फिर परागण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। और फिर दे रखा है लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न। और क्या जनन में बनी 2 कोशिकाएं एक दूसरे के बिल्कुल ही समान होती है। ये ऋतुस्राव क्यों होता है। फिर दे रखा है लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। उत्तक संवर्धन तकनीक किसे कहते हैं, समझाइए। फिर दे रखा है गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। फिर कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। फिर पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाए, यहाँ पर चित्र दे रखा है, आप इसको देख लीजिए, जूम करके बता देते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित के कार्य लिखिए। वृषण, अंडाशय, शुक्रवाहिका, पुंकेसर, इनको सबको याद कर लेना आपको। आगे अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। फिर स्वपरागण एवं पर परागण में कोई 4 अंतर लिखिए, दे रखें यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7, मानव के मादा जनन तंत्र का आरेख दर्शाने के लिए किसी स्त्री केसर के अनुदैर्ध्य काट का आरेख खींचिए और निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। नामांकित करना है, मादा जनन तंत्र में बना हुआ अंडवाहिका, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि। आगे देखते हैं, वर्तिकाग्र पर परागणों के अंकुरन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये वर्तिकाग्र पर परागणों के अंकुरन का नामांकित चित्र है। अंडाशय, मादा युग्मक। अब बढ़ते हैं इसके अगले अध्याय 8 की ओर, जो है अनुवांशिकता, जिसमें पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है। तो ये ऑप्शन से गुजरा ग्रेगर जॉन मेंडल को। नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। तो XY गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक है। तो ये जो डायबिटीज है वो अनुवांशिक रोग है। फिर मनुष्य में कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए। तो मटर के पौधे पर प्रयोग किए। मटर के एक शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे में संकलन कराया गया। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात क्या होगा। तो ये 3:1 होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति की जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं तो वो अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, जिन्हें अनुवांशिक इकाई है। अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय अर्धसूत्रीय विभाजन या क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है। मेंडल ने अनुवांशिकता के नियमों को प्रतिपादित किया। आगे देखते हैं, तो सभी जीवों का शरीर जो है कोशिकाओं का बना होता है। मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण XY या 23वें जोड़े द्वारा होता है। अनुवांशिकी का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। मेंडल ने अनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को फैक्टर नाम दिया। जीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जो है विल्हेम जॉनसन। अनुवांशिकी के जनक का नाम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल। इस प्रकार से आपको इन सब के नाम भी याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। मेंडल जो है वो अनुवांशिकता, वाटसन एवं क्रिक जो है वो DNA से संबंधित, और सटन जो है वो फिर जीन की संरचना। नर में लिंग निर्धारण जो है वो गुणसूत्र से होते हैं। जनन पौधों से उत्पन्न पीढ़ी जो है वो उत्तरी पीढ़ी कहलाती है, जनक पौधों से। फिर सत्य असत्य को चुनिए, जहाँ पर पहला जो है वो असत्य हो जाएगा, दूसरा जो है वो सत्य है, तीसरा फिर असत्य हो जाएगा, चौथा सत्य दे रखा है और पांचवा जो है वो असत्य है। इस प्रकार से आपको सत्य असत्य लिखना है। फिर 1 अंक के प्रश्न दे रखे अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। अनुवांशिकी से क्या सही है हम समझते हैं। विभिन्नताएं क्या होती है, जैव विविधता है। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। एक संकर क्रॉस क्या होता है, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। फिर 3 अंक के प्रश्न दे रखे हैं। एक एकल जीव द्वारा उत्पादित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों।
फिर दे रखा है भागों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का क्यों विषय है? किस प्रकार के जनन की विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती है और क्यों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर आपको सभी याद रखना है। फिर दे रखा है गुणसूत्र क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेंडल के नियमों के महत्व को लिखिए। मेंडल के प्रभाविता के नियमों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर नियम को स्पष्ट किया चित्र के द्वारा, देख लीजिए इस प्रकार। फिर आगे बढ़ते हैं, मेंडल के पृथक्करण का नियम लिखिए। 4 अंक के प्रश्न देखें तो जीन के प्रमुख कार्य लिखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। फिर लिंग निर्धारण में वायु गुणसूत्र की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। और संतति में नर मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान के बारे में बराबर भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। फिर दे रखा है मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न अधिकतर आपको याद रखना है। इस प्रकार से अध्याय भी पूरा होता है। अब बढ़ते हैं इसके अगले अध्याय 9, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं। पहला दे रखा है, इनमें कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए होता है, तो ये मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए पारदर्शी माध्यम चाहिए। किसी बिंब का परावर्तन दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा या बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो ये जो है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर होनी चाहिए। समतल दर्पण की फोकस की दूरी होती है अनंत होती है। फिर किसी वस्तु वाला ये वक्रता केंद्र पर इसका उत्तर हो जाएगा। फिर 5वें का उत्तर जो है वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला, हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से पहचान कर सकते हैं कौन सा दर्पण का है। अपने साथी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर लाइक करें। आप सभी से निवेदन है, आपके लिए एक वीडियो में पूरा समावेश किया गया है। इसका जो है वो 50 सेंटीमीटर लिखना है। 8वें का जो है वो प्रतिबिंब वास्तविक है। 9वें वाले में चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा या तो समतल या फिर उत्तल। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में लिखना आपको आदि, दूसरे में अभिलंब, तीसरे में अवतल, चौथे में कम, 5वें में अवतल, 6ठे में परावर्तन, 7वें में बराबर, 8वें में अपवर्तनांक, 9वें में प्रकाश। इस प्रकार से फिर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जहाँ देखिए आवर्धन किसे कहते हैं, दर्पण का सूत्र लिखिए। फिर उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। एक आपतित किरण समतल दर्पण में 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं सही जोड़ी जिसमें डायप्टर, ये जो है वो लेंस की क्षमता होती है। फिर उत्तल लेंस जो है वो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस की क्षमता जो है वो ऋणात्मक होती है। समतल दर्पण चेहरा देखने के लिए यूज होता है। एक सरल देखिए पद जो है वो प्रकाश किरण। परावर्तक पृष्ठ गोलीय जो है वो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार लिखिए। इस प्रकार से लिखना है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। फिर लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखिए। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंबों में अंतर लिखिए। ये एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। लिख लीजिए आराम से, रोक करके आप लिखते रहिए। आपको अगर अच्छे अक्षर समझ में नहीं आता तो धुंधला दिखाई दे तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। स्नेल का नियम लिखिए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है स्नेल का नियम। आगे देखते हैं 10वां दे रखा है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। ध्रुव, लेंस मुख्य अक्षर, लेंस का मुख्य अक्षर, प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। दे रखा है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2D है। यह किस प्रकार का लेंस है, यहाँ पर दिया हुआ उत्तर। अगला प्रश्न दे रखा सवाल, सभी को आपको समझ करके करना है। इस प्रकार से 9वां पार्ट पूरा होता है। अब बढ़ते हैं इसके 10वें पार्ट की ओर, जो कि है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण है, तो वर्ण विक्षेपण है। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। आकाश के नीले रंग का कारण जो है प्रकाश का प्रतिबिंब। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण जो होता है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण होता है। प्रिज्म कोण।
फिर वर्ण विक्षेपण होता है तो ये प्रिज्म से होता है। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार से आप सभी को ये उत्तर लिख लेना है। आगे देखते हैं, ये सही जोड़ी यहाँ पर मिला लीजिए। पहले तो ये दूसरा इंडल प्रभाव, तीसरा आकाश का नीला रंग, चौथा जो है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मिला लेना है। आगे देखते हैं, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। फिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आपको जूम करके बताया जा रहा है प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र पूर्ण कीजिए। यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ लिखा छिद्र मुक्त दफड़ी का टुकड़ा, श्वेत प्रकाश किरण, वर्ण विक्षेपण लाल नारंगी हरा किरण या जो भी। इस प्रकार से चित्र फिर आगे प्रश्न दे रखा है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी। इंडल प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रकरण की भूमिका बताइए। दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार का होता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिए ध्यान से। निकट दृष्टि दोष मायोपिया क्या है, इसका क्या कारण निवारण है, ये आपको बताना इस प्रकार से दे रखा है। निकट दृष्टि दोष, फिर है दूरदृष्टि दोष, हाइपर मायोपिया, इसको भी इस प्रकार से आपको बताना है। आगे अगला प्रश्न दे रखा है, जरा दूरदृष्टिता क्या है, इस दोष के क्या कारण है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। अगला पार्ट जो है वो दे रखा है वो विद्युत, जिसमें सही विकल्प चुनिए। दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम का सही नियम है? तो ये आपको ब वाला ऑप्शन से लिख लेना, बी। फिर एमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है? तो ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। 50 वाट 250 वाट के एक लैंप के प्रवाहित विद्युत का मान है 0.2 एम्पियर। यदि विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापे तो शक्ति का मात्रक जो है वो वोल्ट एम्पियर होगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा, अश्व शक्ति में कितने मेगावाट होते हैं? 746 वाट होते हैं एक अश्व शक्ति में, 1 हार्स पावर में। विभवांतर मापन यंत्र जो वो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर या वोल्ट। आगे रिक्त स्थान देखते हैं। तो पहले रिक्त स्थान में आपको लिखना अनुक्रमानुपाती, दूसरे में लिखना शून्य, तीसरे में श्रेणी क्रम, चौथे में श्रेणी क्रम, पांचवें में धारा और छठे में समांतर क्रम। आगे देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए जिसमें दे रखा है पहला विद्युत धारा, ये जो है एम्पियर में नापी जाती है। प्रतिरोध जो है वो ओम और प्रतिरोधकता ये ओम मीटर, और विभवांतर जो है वो वोल्ट, और पांचवे का विद्युत शक्ति जो है वो वाट। आगे दे रखे हैं, विभवांतर धारा का प्रतिरोध में संबंध लिखिए। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। दूसरे का उत्तर लिखा है, तीसरे का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, एक चौथा, फिर पांचवा और छठा उत्तर दे रखा है। आगे देखते हैं, तो ये सातवां, आठवां का उत्तर, नौवे का उत्तर, फिर 10वें का उत्तर। इस प्रकार से सभी के उत्तर लिख लेना। आपको बहुत समझ करके उत्तर लिखें और याद भी आपको इनको करना है। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न देखकर विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए और उसके विभिन्न रूपों को निरूपित कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या है, इसका मान जूल में बताइए। अगला दे रखा है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। अगला, एक ही समान लंबाई के दो तारों में यदि एक पतला और दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि इन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है और क्यों? इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अगला दे रखा है, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद करना है। अगला प्रश्न दे रखा है, किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वाट के 3 सेलों की बैटरी। इस प्रकार से आपको इसको करना है।
आगे दे रखा है निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, और फिर इस प्रकार से इसका उत्तर है। बड़ा उत्तर है तो आप फिर कापी में भी लिख सकते हैं। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखा है। फिर सवाल एक प्रश्न दे रखा है, उसको इस प्रकार से आपको हल करना है, पूरा उत्तर लिख लेना है। अगला जो पाठ है अध्याय 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जहाँ सही विकल्प चुन करके लिखिए, आपको इसका उत्तर लिखना है। पहले वाले का आपका ये उत्तर हो जाएगा। दूसरे समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं तो ये सही उत्तर आप लगा लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये आपको उत्तर लिखना है। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इस प्रकार से आप सभी उत्तर लिख लीजिए। पांचवे का जो ऑप्शन ये हो जाएगा सही। इस प्रकार से पांचवे का उत्तर लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर, जिसमें दे रखा है लघु पतन एवं अधिभारण से होने वाली हानि को उपकरणों से बचाने के लिए युक्ति है। इस प्रकार से ये आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। सातवें में किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परितंका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं 8वां 9वां 10वां और 11वां, इन सभी के उत्तर। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की। फिर अगला प्रश्न है चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं खींची जाती है। ये चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने के लिए युक्ति है। और फिर घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं। इस प्रकार से आपको सभी उत्तर लगा लेने हैं। आगे बढ़ते हैं इसके रिक्त स्थानी को, और जिसमें पहले का उत्तर आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ लिखना है, दूसरे में फ्यूज लिखना है, तीसरे में सर्वाधिक लिखना है, चौथे में समांतर लिखना है, पाँचवें में प्रतिच्छेद लिखना है, छठे में 50 हर्ट्ज लिखना है, सातवें में सेकेंडरी वृत्त लिखना है। अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर किसी क्षण चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। इस प्रकार से उत्तर लिखना है। आगे देखते हैं दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी क्यों नहीं करती है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। अर्थिंग तार, फ्यूज, छोटे प्रश्न है। इस प्रकार से आपको हल करना है। सातवां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के दो तरीके बताएं। लघु पतन से बचने का उपाय लिखिए। भूसंपर्क तार का क्या कार्य है और पृथ्वी का विभव कितना होता है, इस प्रकार से आपको लिखना है। 13वां जो पाठ दे रखा है वो हमारा पर्यावरण है। फिर इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, तो जहाँ पर पहले वाले का उत्तर जो है वो फलों के छिलके केक एवं नींबू हो जाएगा, पहले का उत्तर। दूसरे में देखें तो घास, बकरी तथा मानव, ब वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा में देखें तो यहाँ पर जो है वो उपरोक्त सभी द वाला ऑप्शन वो जो है वो सही हो जाएगा। चौथा देखें किसी परितंत्र के घटक हैं, तो ये जो है उपरोक्त सभी इसके परितंत्र के घटक हैं। हरे पादप किस पोषी स्तर में पाए जाते थे, प्रथम पोषी स्तर में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा परितंत्र जो है वो महासागर है। और एक परितंत्र में मानव जो है वो सर्वाहारी है मानव। ऊर्जा का पिरामिड जो है वो सदैव सीधा होता है। आगे ओजोन को परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है, आहार श्रृंखला कहलाता है। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव जो है वो अपघटक कहलाते हैं। वर्षा के पानी को एकत्रित करना, इसे उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। हरे पौधे जो है उत्पादक कहलाते हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण जो है वो 10% होता है। सही जोड़ी देखें तो यहाँ पर हमको 80 dB जो है वो ध्वनि प्रदूषण होता है से ज़्यादा। उसके बाद में सर्प जो है वो मांसाहारी। SO2 और SO3 जो है वो अम्ल वर्षा हो जाएगा। गाय का अगर देखें तो ये शाकाहारी। चील या गिद्ध जो है वो सर्वोच्च मांसाहारी है। एरोसॉल जो है वो CFC है। प्रदूषक जो है वो प्रदूषण से मिलाएंगे। और कुत्ता जो है वो सर्वाहारी, इस प्रकार मिलाना है। आगे देखते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जहाँ पर दे रखा है पहले का आपको ग्लोबल वार्मिंग लिखना है। दूसरा खाद्य जाल किसे कहते हैं, पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। जो सब महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। खाद्य जाल किसे कहते हैं। जो पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण। जो पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरण। अपशिष्ट किसे कहते हैं,
फिर अगला जो प्रश्न दे रखा है वो पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने वर्गों में बांटा गया, ये भी पता होना चाहिए। ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो अंटार्कटिका में देखा गया 1985 में। ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर अगला प्रश्न देखा, क्या कोई किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों पर अलग अलग होगा? क्या किसी पोषी स्तर के जीवों का परितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? ग्रीन हाउस प्रभाव बताइए, आपको पता होना चाहिए। आगे परितंत्र में अपघटकों की भूमिका क्या होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। परितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, नाम लिखिए। जीवाणु एवं कवक अपघटक क्यों कहलाते हैं? पर्यावरण के लिए अपघटकों का महत्व लिखिए, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर पर्यावरणीय प्रदूषक क्या है, 3 अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए जो मानव के लिए हानिकारक हैं। फिर आगे देखिए, जैव निम्नीकरण प्रदूषक और अजैव निम्नीकरण प्रदूषक में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। अंतर लिखे हुए हैं, आप लिख लीजिए। अगला, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? आगे, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरण हो तो क्या इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? आगे, ओजोन गैस में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? जैविक आवर्धन क्या है? जल जीवशाला बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इस प्रकार से उत्तर लिखा है। फिर विकास पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वातावरण प्रदूषक क्या है? 4 अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए जो मानव के लिए हानिकारक है। फिर निम्न वायु प्रदूषक वातावरण में कैसे प्रवेश करते हैं और मानव जाति को कैसे प्रभावित करते हैं? एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है आपको। अगला दे रखा, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। फिर हमारे क्रियाकलाप वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? इस प्रकार से विद्यार्थियों ये पार्ट जो है पूरे होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए आप इन चित्रों को। पत्ती का अनुप्रस्थ काट, 15 स्टोमेटा अमीबा में पोषण दिखाया गया है। साथ ही मानव पाचन तंत्र का चित्र दिखाया गया है। मानव हृदय का चित्र, मानव श्वसन तंत्र को दिखाया गया है। आगे देखें तो नेफ्रॉन की संरचना, मानव उत्सर्जन तंत्र। इस प्रकार से आपको सभी भाग पता होना चाहिए। किडनी न्यूरॉन की संरचना, फिर प्रतिवर्ती चाप। इस प्रकार से फिर आगे दे रखा है मानव मस्तिष्क और मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अमीबा में द्विखंडन, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, प्लेनेरिया में पुनर्जन्म, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, हाइड्रा में मुकुलन। इस प्रकार से फिर दे रखा है पुष्प के अनुदैर्घ्य काट, वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण और फिर बीजों का अंकुरण। आगे नर जनन तंत्र, मानव में लिंग निर्धारण, मादा जनन तंत्र, मेंडल का प्रथम नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और वर्णक्रम दे रखा है। आगे दे रखा है प्रकाश का परावर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। फिर दे रखा है मानव नेत्र दे रखा है। निकट दृष्टि दोष, आयताकार कांच के स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन। दूरदृष्टि दोष दे रखा है। प्रतिरोधी का श्रेणी क्रम संयोजन दे रखा है। प्रतिरोधी का समांतर क्रम संयोजन दे रखा है। विद्युत परिपतारक दे रखा है। चुंबक, क्षण चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखा है। ओम का नियम दे रखा है। दक्षिणास्थ अंगुष्ठ नियम दे रखा है। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम दे रखा है। विद्युत जनित्र दे रखा है। सभी चित्र महत्वपूर्ण है। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम दे रखा है। घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में चित्र दे रखा है। विद्युत मोटर के बारे में दे रखा है। खाद्य श्रृंखला के बारे में दे रखा है। फिर खाद्य जल आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा प्रवाह, शीर्ष मांसाहारी, मांसाहारी शाकाहारी उत्पादक, सूर्य का प्रकाश, ये सब महत्वपूर्ण है। पोषी स्तर जो है वो
यहाँ पर दिखाए गए हैं पोषी स्तर, पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी, तृतीय पोषी, द्वितीय पोषी, प्राथमिक पोषी। इस प्रकार से ये पूरा जो है अध्याय आपका पूरा होता है। निदात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 10वीं कक्षा का जो विज्ञान विषय है उसका पूरा जो है एक विषय का सभी पाठों को जो हमने इसी एक ही वीडियो में समाहित किया है। आपसे निवेदन है वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सभी को जो शेयर अवश्य करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। और आने वाले अगले विषय के वीडियो भी जो है हम डालने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।